हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। यार मैंने ना आपके लिए दो वन शॉट प्रोवाइड कर दिए हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। और आज बच्चों बारी है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट की, जहां पे मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर्स को और बिजनेस इन्वायरमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जब बेटा मैं बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करता हूं ना यार, तो तुम ऐसा समझो कि यार हम भी घर में रहते हैं। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इंसान के इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लें, तो हमको ये चैप्टर में क्या पढ़ना है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले आप देखो तो हम लोग भी घर पे रहते हैं, और जब घर से बाहर निकलते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तो हमको वो बारिश अफेक्ट करती है। हम या तो बहुत तेज बारिश में निकलने से बचते हैं, या तो फिर अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, रेनकोट लेके निकलते हैं, है ना कुछ सेफ्टी मेजर्स करके निकलते हैं। बारिश में बहुत तेज धूप हो रही है तो भी हमें दिक्कत होती है, बहुत तेज ठंड लग रही है तो भी हमें दिक्कत होती है। यानी कि इंसान को भी उसका इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। ये बात तो प्रूवन है बिल्कुल। अब बिल्कुल वैसे ही बेटा, जैसे इंसान को उसका एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, बिजनेस को भी उसका एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। अब सवाल ये कि सर यहां पे पढ़ना क्या है। बेटा हमें यही पढ़ना है कि कैसे इन फैक्टर्स को समझा जाए, बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाए, नहीं तो लॉस हो जाएगा, ये भी पढ़ना है। और वो कौन कौन से इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और बिजनेस उससे बचे रहे तो ज्यादा अच्छा है, और बचते बचते ही प्रॉफिट कमा ले तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। राइट। तो बेटा आज के इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। जब मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करता हूं, तो क्लास 12th में मान लो बेटा ये चैप्टर आपका 6 या 7 नंबर का बन जाता है। MCQ मान लो, 3 नंबर के क्वेश्चन मान लो, आपके बड़े क्वेश्चन मान लो, है ना, 6 नंबर के क्वेश्चन मान लो, आते ही आते हैं इस चैप्टर से, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बेटा कहां पे क्या नंबर आएगा वो तो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस क्वेश्चन में क्या आएगा, लेकिन हाँ इस पूरे चैप्टर का वेटेज आप 5, 6 या 7 नंबर मान के चल सकते हो। 7 से ज्यादा मत मानो, 5 से कम मत मानो, है ना, 5, 6, 7 के बीच में वैरी कर जाता है। और ये चैप्टर इसी वजह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इस चैप्टर में जो इस चैप्टर के फीचर्स हैं वो भी आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आराम से बैठ के सारी चीजों को पढ़ने के लिए ये सेशन एंड तक देखते रहना। राइट। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट है ना, वातावरण। ये जो हमारा वातावरण है ना, जब ये वातावरण के सारे फैक्टर्स एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। और हाँ, बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। भाई हमारा बारिश के ऊपर कोई कंट्रोल होता है क्या? हमारा धूप के ऊपर कोई कंट्रोल होता है क्या? हमारा ठंड के ऊपर कोई कंट्रोल होता है क्या? नहीं। इसी प्रकार से बच्चों बिजनेस का भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। अभी ये इसकी डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे प्रभाव डालते हैं, उन पे इफेक्ट डालते हैं। अब देखिए आपके मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे, सर वो फैक्टर्स कौन से हैं, क्या हैं, उनसे कैसे बचा जाए। अभी धीरे 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 जब क्लास में आगे बढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें आपको बिल्कुल ओपन होने लगेंगी, समझ में आ जाएंगी। एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। और बेटा बिजनेस का इस एनवायरमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। जब ये एनवायरमेंट बदलता है बेटा, तो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए थ्रेट्स यानी कि खतरे, यानी कि रिस्क, यानी कि लॉस भी लेके आता है, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। देखो बेटा जब बिजनेस का एनवायरमेंट चेंज होता है ना, एनवायरमेंट तो बदलेगा ही बदलेगा, वातावरण तो बदलेगा ही बदलेगा। जब बिजनेस का एनवायरमेंट बदलता है तो आपके लिए खतरे भी आते हैं और मौके भी आते हैं। आप ये देखिए कि आपका बिजनेस खतरे को फेस कर रहा है या मौकों से फायदा उठा रहा है, बस आपको ये देखना है। बाकी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसको चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस ये देखना है कि आप उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने बिजनेस को प्रॉफिट पे ले आए। आगे देखते हैं। कहा गया कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये किसी भी कंपनी के फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड हाउ अ कंपनी वर्क्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एक कंपनी कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करेगी ये उस पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द कंपनीज, ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके कंपनीज को या पूरे इंडिया के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वायरमेंट है उनको अफेक्ट करता है, और पूरे इंडिया में जो बिजनेस किस तरीके से रन कर रहा है उसकी जो पूरी सिचुएशन है, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उन पे भी अपना इफेक्ट डाल के जाता है। यानी कि ये इन्वायरमेंट भैया थोड़ा खतरनाक भी है, लेकिन हाँ
भाई जो समझ गया, जिसने बिजनेस अच्छा कर लिया, उसके लिए फायदा भी है। दोनों ही चीजें यहां पे आपको मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहला तो ये कि देखो यार, बिजनेस इन्वायरमेंट ना किसी एक फैक्टर को नहीं बोला जा रहा, बिजनेस इन्वायरमेंट सारे फैक्टर्स को मिला के बोला जा रहा है। वही है हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल forces। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस। और ये फैक्टर्स बिजनेस के आउटसाइड होते हैं, कीवर्ड नंबर 1, और बिजनेस का एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, नो कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी सच फोर्सेज, दैट इज व्हाई द नेचर इज ऑफ टोटलिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट सारे फैक्टर्स को लेके बनता है, इसीलिए इसका जो नेचर है वो टोटलिटी का है। टोटलिटी का मतलब भैया ग्रुपिंग में ये काम करता है। ठीक है, और सर ये फैक्टर्स हैं कौन से, जरा नाम तो बता दीजिए। ठीक है बच्चों, बता देता हूं। देखो यार, आपका सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, बेसिकली ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो आपको अपने इस सिलेबस में, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने, और जो अधिकतर पूछे भी जाते हैं। बाकी इंटरनल फैक्टर्स भी है, उनके बारे में भी आगे बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं, ध्यान ध्यान से। अभी आपकी डिटेल में आपको एक एक फैक्टर के अंदर की सारी जानकारी दूंगा, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊंगा। तो सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, 5 तरीके के इन्वायरमेंट है, और निमोनिक बता दिया याद करने का, स्लेप्ट, सो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। द present the forces present outside the business can be divided into 2 parts। बेटा जो बिजनेस के बाहर फोर्सेस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक यानी कि किसी एक चीज के लिए स्पेसिफाइड, जनरल यानी कि पूरे बिजनेस के लिए इन जनरल। ठीक है, साधारण और खास, ये फर्क है। देखिए, स्पेसिफिक फोर्सेस एक फर्म को अफेक्ट करते हैं, एक फर्म को। ठीक है, दीज फोर्सेस अफेक्ट द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली, दैट इज कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटेटिव फर्म्स, इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। स्पेसिफिक फोर्सेस एक फर्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे टाटा, मारुति सुजुकी, किया, ह्यूंडई, इसके अलावा भाई महिंद्रा या ऑडी या बीएमडब्ल्यू, जितनी भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, अगर एक कंपनी को या एक फर्म को अफेक्ट करें तो उन्हें हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं, जैसे कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटेटिव फर्म्स यानी कि कंपटीशन, या इन्वेस्टर जो उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सर जनरल फोर्सेस पे। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो भैया पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे ही इफेक्ट डाल देते हैं। दीज फोर्सेस अफेक्ट ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली। ये फोर्सेस पूरे के पूरे इंडस्ट्री पे ही इफेक्ट डाल देते हैं इक्वली, इक्वल समानता से। सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और बेटा जब मैं गाड़ी बनाने वाली एक एक कंपनी का नाम ले रहा था, तो अगर इस पूरी इंडस्ट्री को आप देखते हैं तो वो क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है ना, उसके अंदर जब ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर जाए कोई चीज, तो वो जनरल फोर्स हो सकता है। जब एक कंपनी को अफेक्ट करे तो वो स्पेसिफिक फोर्स हो सकता है। सर क्या होगा, अभी आगे सारी चीजें मैंने आपको बताया कि ये आपको जानने को मिलेगा। अभी ना आपको सिर्फ फीचर समझने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे आने वाले हैं। जैसे कि एक कार वाली कंपनी का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। तीसरा आता है बेटा इंटर रिलेटेडनेस। ध्यान से सुनिएगा, एक फैक्टर का इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। एग्जाम्पल, बेटा नई सरकार आई, ध्यान से सुनिए भाई, नई सरकार आई, कमिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, देयर इज अ चेंज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। देखिए बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज हुआ। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज हुआ, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। और नई सरकार आई, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक सरकार के बदलने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज हुआ। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है, देखिए, चेंज इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ना आती तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ना बदलती, लेकिन अगर सरकार आई है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी। तो एक फैक्टर के बदलने से दूसरे फैक्टर पे इफेक्ट होता है, यही कहता है हमारा इंटर रिलेटेडनेस का फीचर। द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर को रिलेटेड। अलग अलग जो फैक्टर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो आपस में को रिलेटेड है। ये फीचर बस इतना ही कहता है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से चेन की तरह सारे के सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये सारे क्या हुए हैं, चेन की तरह बेटा जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपस में दूर दूर नहीं है, आपस में बहुत पास पास है। भाई फोर्थ वाला पॉइंट है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या कहता है बेटा, देखिए, डायनेमिक का मतलब होता है जो हमेशा बदलता रहे, आप कह सकते हैं एवर चेंजिंग। ठीक है,
डायनेमिक का मतलब होता है जो हमेशा चेंज होता रहे, जो हमेशा बदलता रहे। सिंपल है। अभी क्या है ना कि कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, उन्हें हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक का उल्टा या रिजिड कहते हैं, रिजिड का उल्टा डायनेमिक। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है बेटा, हमेशा बदलता रहेगा। आप खुद देख लीजिए इंसान का इन्वायरमेंट, अभी गर्मी हो रही है, अभी कल को बारिश का मौसम भी आएगा, मानसून आएगा, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर से दोबारा गर्मी, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या है, एक डायनेमिक है, डायनेमिक नेचर में काम करता है। एज इज क्लियर दैट इन्वायरमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स। ये क्लियर है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। चेंजेस इन सम और अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस। जो चेंजेस हैं वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स में बदलते रहेंगे। एग्जांपल, सर सोशल नहीं चेंज हुआ तो क्या लीगल चेंज हो जाएगा? लीगल भी नहीं हुआ, इकोनॉमिकल हो जाएगा, इकोनॉमिकल भी नहीं हुआ, पॉलिटिकल हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल। अरे कोई तो कोई इन्वायरमेंट बदलेगा, कोई ना कोई फैक्टर तो बदलेगा ही बदलेगा भाई। ठीक है, आपके बिजनेस को कुछ ना कुछ इफेक्ट करता ही रहेगा। आप देखिए कि आपका बिजनेस अच्छे तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बेटा डायनेमिक नेचर कहते हैं। भैया आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। देखिए भैया दो शब्द हैं, ठीक है, दो शब्द बताए गए हैं। पहला शब्द आता है सर्टेनिटी, ठीक है, और दूसरा शब्द आता है अनसर्टेनिटी। आप इन दोनों का मतलब बखूबी जानते होंगे। ठीक है, देखो सर्टेनिटी का मतलब कि कोई चीज निर्धारित है, पहले से तय है, पहले से निर्धारित है। लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कोई चीज निर्धारित नहीं है, निर्धारित होना, निर्धारित ना होना। निर्धारित का मतलब सर्टेनिटी में कोई चीज पहले से तय है कि ये ऐसा होना ही होना है। अनसर्टेनिटी में नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। बिजनेस इन्वायरमेंट भी अनसर्टेन है, पता नहीं कल को क्या हो जाए यार। ठीक है, कल को क्या चेंज हो जाए, वी डोंट नो। ठीक है, तो नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी। देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है किसी भी सर्टेनिटी के साथ अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के लिए किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है सर्टेनिटी के साथ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। ओके सर, एग्जाम्पल बेटा हमारे इंडिया में फैशन इंडस्ट्री, आप देखिए फैशन इंडस्ट्री में हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। अब जो लोग फैशन फॉलो करते थे आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, वो आज लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हमारे इंडिया में क्या है, फास्ट फैशन है, खासकर जेन जी में, यानी कि यूथ में, है ना। अभी आप थोड़ा सा एक प्रोफेशनल, एक ऑफिस गोइंग बंदे को देखोगे, वो आज भी वही शर्ट्स, वही ट्राउजर्स एंड वही नॉर्मल अपने फॉर्मल शूज पहन के जो है ऑफिस के लिए टाई लगा के निकल रहा है। बट जो हमारी जेन जी है, जो हमारे यूथ है, उनके लिए फास्ट फैशन जो है प्रिफरेबल है, वो फास्ट फैशन को ही प्रेफर करते हैं। तो फैशन इसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कल को कोई और चीज फैशन में आ जाएगी, वो चीज चलने लगेगी। ठीक है, कई बार सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, उससे भी फैशन फॉलो होता है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं। देखो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको देता हूं, और ये स्टेटमेंट सीयूटी के पेपर में एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम ये लाइन लिखी हुई है। क्या है वो लाइन, देखिए ये लिखा हुआ है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी। मैं लिख देता हूं, इट इज ईजियर to understand business environment in parts but difficult to grasp in totality। देखो यार बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को पार्ट्स में समझना ना थोड़ा मुश्किल, पार्ट्स में समझना बड़ा आसान है अगर आप एक एक फैक्टर को अलग अलग समझेंगे कि चलो सोशल को समझा जाए, चलो लीगल को समझा जाए, चलो इकोनॉमिकल को समझा जाए, चलो पॉलिटिकल को समझा जाए, चलो टेक्नोलॉजिकल को समझा जाए, तो हो सकता है कि आप समझ लें अगर आप एक एक फैक्टर को आराम आराम से अलग अलग समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सारे फैक्टर्स को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप शायद ना कर पाओ। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी। एक टोटल अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे बिजनेस को क्या इफेक्ट कर रहा है, तो शायद ना समझ पाए। एंड इसी को कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको समझना मुश्किल हो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। आप ये भी यहां पे लिख सकते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सिंपल है इसका, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सारे फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, देयरफॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। एक बिजनेस के ऊपर, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के ऊपर किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ रहा है ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा बिजनेस क्यों लॉस में जा रहा है ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दिस इज perhaps the reason which makes it difficult for the business to face them, और यही रीजन हो सकता है कि बिजनेसेस के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को फेस करना बहुत मुश्किल रहता है। चलिए आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 7 पे, दैट इज रिलेटिविटी। एंड आई गेस, हाँ जी, आई गेस कि ये आपका जो है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का। द 7th एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का प्रिंसिपल क्या, ये रिलेटिविटी का फीचर कहता क्या है, जरा एक बार ये देखते हैं। ये बेटा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक कंट्री में रीजन टू रीजन अलग अलग होता है, ठीक है। एक ही कंट्री में बिजनेस इन्वायरमेंट रीजन टू रीजन अलग है। इंडिया की बात कर लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो फूड पसंद किए जा रहे हैं, जैसे छोले भटूरे, जैसे कुलचे, जैसे नान, जैसे पनीर बटर मसाला, हो सकता है कि साउथ इंडिया में लोग ऐसा ना खा रहे हो सकता है कि वहां पे डोसा, इडली, इन सब चीजों को प्रेफर किया जाता हो, एक हेल्दी स्नैक समझा जाता हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी बेटा अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, है ना, अनेकता में एकता है। तो अगर आप इंडिया को ही देख लो बेटा, एग्जांपल ले लो कि वहां पे रीजन टू रीजन अलग अलग काम हो रहे हैं, ठीक है। अब पहाड़ पे चले जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, कहीं जो है घूमने जा रहे हैं ट्रिप पे, तो आपको मैगी बहुत मिल रही है, चाय बहुत मिल रही है। अगर आप साउथ में जाओगे तो शायद आपको इडली वगैरह खाने के लिए स्नैक में मिलेगा। तो रीजन टू रीजन एक बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ अब क्योंकि रीजन टू रीजन अलग हो सकता है तो कंट्री टू कंट्री भी अलग हो सकता है। भाई हर देश का अपना भी बिजनेस इन्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि बेटा आप यहाँ पे समोसा बेचें, आप यहाँ पे आलू की कचौड़ी खाएं नॉर्थ इंडिया में, तो जरूरी नहीं है कि वो जाके आप अमेरिका में भी बेचेंगे तो वहां पे चल जाएगा। यहाँ आप लगाएंगे, लोग खरीदेंगे आपसे अगर आप अच्छा बनाओगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आलू की कचौड़ी लोग अमेरिका में भी खाएं, जरूरी नहीं कि जलेबी लोग अमेरिका में भी खाएं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन रिलेटिविटी का फर्क पड़ता है, इसे ही अपन कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए, अब बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन। बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेट करता है एक जगह की लोकल कंडीशंस कैसी हैं, एंड दिस इज द रीजन एज टू व्हाई द बिजनेस इन्वायरमेंट हैपेंस टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। और यही रीजन है कि अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग है, और सेम कंट्री में भी, है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। समझ गए, सेम कंट्री में भी अलग अलग है और अलग अलग कंट्री में तो अलग अलग है ही है, डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर है बेटा बात। चलिए, तो बेटा देखो, ये हो गया आपका रिलेटिविटी। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जहां पे देखिए, ये वन शॉट आप लोगों को मिलते आए हैं हमेशा से और मिलते रहेंगे, क्लास 12 की तैयारी के लिए भी और सीयूटी की तैयारी के लिए भी। लेकिन इन वन शॉट्स के साथ साथ बेटा आपके लिए सीयूटी अड्डा 24/7 की टीम एक बैच भी लेके आई है, और उस बैच में आपको डिटेल में सारी चीजें करवाई जाएंगी, चाहे वो कोई चैप्टर हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वन शॉट आपको यहाँ पे मिल रहा है, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं और ज्यादा टाइम देके पढ़ा पाऊंगा। जब आप क्लास के अंदर आओगे तो आप मॉक वगैरह भी लगा सकते हो, क्लास के अंदर आने पे आपको किताबें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको बैच के यहाँ पे मिलते हैं। और बेटा उस बैच का देखिए नाम क्या है, सीयूटी 2024 समर्थ 2.0 बैच। ये बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई 2024 को, ठीक है। और इसमें सारे के सारे टीचर, चाहे वो अमन सर हो, विवेक सर हो, मैं हूं, प्रिंस सर हो, शशांक सर हो, राजेंद्र सर हो, ठीक है, अमित सर हो, वैशाली मैम और रुबाइका मैम, यानी कि सारे के सारे टीचर आपको इकोनॉमिक्स, बीएसटी अकाउंट्स, मैथमेटिक्स और सीयूटी में जनरल टेस्ट और साथ ही साथ आपको जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। तो बेटा क्या होगा कि आपकी क्लास 12 के साथ साथ ना सीयूईटी की जर्नी भी इसी में बैच में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ऐसे देखो, अभी ये बैच आया है, आगे और भी बैचेस आएंगे, अगर आप ऐसे ही बैचेस का एक्सेस, जैसे मैं अगर प्रीफर करूंगा, मैं कहूंगा कि बेटा ये बैच लेना चाहते हो बिल्कुल लो, ठीक है। लेकिन इस बैच के अगर आपको लग रहा है कि यार आपको लाइव क्लासेस टिल द सीयूटी के पेपर तक आपको देखनी है, तो आपको महापैक भी मैं प्रीफर मतलब मैं करूंगा कि आप ले लो इसको। और महापैक के अंदर जितने भी ऐसे बैचेस है ना बेटा जिनमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो वो आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब चाहे बेटा महापैक के आप फायदे थोड़े से देख लो, ठीक है। देखिए सबसे पहला फायदा तो यही है कि महापैक के अंदर आपको हर सीयूटी के बैच का एक्सेस, मेंटरशिप मिल जाएगी टॉपर्स के माध्यम से, अनलिमिटेड आपको मिलेंगे टेस्ट और वीडियो कोर्सेज के द्वारा
आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, यानी कि आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट, किताबें, प्रिंटेड मटेरियल, अपने टॉपर्स से मेंटोरशिप, डायरेक्टली आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो जिन्होंने अपने पेपर्स में बहुत अच्छा किया था। तो यार एक बैच के अंदर टीचर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, और क्या चाहिए, है ना। तो वही वाली चीज है। तो आप महापैक में बेटा फटाफट से इनरोलमेंट कर सकते हो। एंड हाँ, मैंने आपको हमेशा से एक चीज बताई कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड पे, जिसका नाम है Y769। इसको अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लो, और जब भी तुम्हारा ये हो कि हाँ यार अब मैं पढ़ने के लिए सीरियस हो गया हूं, अब मैं जून का महीना खत्म कर चुका हूं, आगे कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने मेरे पास बचे हुए हैं, जनवरी से मैं रिवीजन करूंगा, क्वेश्चन लगाऊंगा। तो इन 6 महीनों में अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए ये चीज आपके पास है, इसमें एनरोलमेंट करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस की, कि यार बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस कैसे है। पॉइंट नंबर 1, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये आपके लिए मौके लेके आता है, और जब आप इन मौकों को पकड़ते हो तो उसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर ये वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज है क्या जो ओला ने लिया था? बिल्कुल, ओला एक ऐसी कैब कंपनी, ठीक है, ओला ने उबर को कॉपी किया, उबर इंटरनेशनली रन कर रही थी, ओला ने इंडिया में रन करवा दिया। ठीक है, ये वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो जोमैटो ने लिया, हाँ, जो स्विगी ने लिया, हाँ, ये वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो रैपिडो ने लिया, है ना। रैपिडो ने क्या कहा कि तुम लोग छोड़ते रहो लोगों को कार से, हम छोड़ के आएंगे बाइक से। ठीक है, क्यों एक अकेला आदमी कार से बैठ के जाएगा, हम अकेले बैठाएंगे, बाइक से छोड़ के आएंगे, बाइक टैक्सी, रैपिडो आ गया। ये वही बिजनेस इन्वायरमेंट है जो मारुति ने भी, ये वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो मारुति ने भी 1980s 1990s में समझ लिया था कि यार देखो, है ना, इंडिया में स्मॉल फैमिली कार सेगमेंट डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास पैसा थोड़ा कम है, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए शौक बहुत ज्यादा है, गाड़ी सबको चाहिए। ठीक है, इसलिए स्मॉल कार सेगमेंट को डेवलप करते हैं, पैसा ही पैसा होगा, है ना। और यहां पे मारुति सुजुकी ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, और मारुति सुजुकी लीडर बन गई स्मॉल कार सेगमेंट में। आज भी अगर आप सर्च कर लीजिए गूगल पे तो आपको पता लग जाएगा कि इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार कौन सी है, वही ऑल्टो, वही 800 और वैगनार वगैरह का नाम आएगा। तो मारुति ने क्या किया बच्चों, स्मॉल कार सेगमेंट बनाया। स्मॉल कार सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करने वाला मारुति पहला ब्रांड था। इन्होंने लो मेंटेनेंस, हाई एवरेज, हाई माइलेज और स्मॉल फैमिली कार्स बनाई, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी काफी सही थी, क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे थे और एवरेज वगैरह भी इन कारों का अच्छा था। मेंटेनेंस लो थी, माइलेज हाई था। करेक्ट है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आगे देखते हैं, अब बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स, अब ये तो हो गए एग्जांपल्स, अब समझते हैं बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बहुत सारे मौके आर देयर। हियर अपॉर्चुनिटीज रिफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस। यहां पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं और ट्रेंड्स होते हैं दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस। क्या कहा जा रहा है, देखो बेटा कि बिजनेस इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत मौके लेके आएगा, जरूरी है तो बस उन मौकों को समझने की। ये मौके आपके लिए पॉजिटिव होंगे, एक्सटर्नल होंगे, लेकिन उन मौकों को समझिए, उन ट्रेंड्स को समझिए और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करके दिखाइए। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चलिए सेकंड पे आते हैं बेटा, अर्ली वार्निंग सिग्नल। बिजनेस इन्वायरमेंट अगर अपॉर्चुनिटीज लाता है तो थ्रेट्स भी लाता है, और थ्रेट्स के लिए घंटी भी बजाता है, यानी कि वार्निंग सिग्नल देता है कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो कॉर्पोरेट फेलियर होगा, फिर तुम्हारा भी ऐसे ही गिरोगे तुम भी। ठीक है, सिंपल है बेटा कि अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बिजनेस इन्वायरमेंट आपके लिए थ्रेट्स भी लाता है क्राइसिस के, जिससे आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। थ्रेट्स रिफर्स टू दैट ट्रेंड। थ्रेट्स वो ट्रेंड होते हैं, वो चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकते हैं। हिंडर का मतलब है बेटा खराब कर देना। देखिए अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूं ना, तो अपॉर्चुनिटीज बेटा पॉजिटिव ट्रेंड है, और अगर मैं थ्रेट्स की बात करता हूं तो थ्रेट्स निगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। अपॉर्चुनिटीज क्या है बेटा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, ऐसे ट्रेंड जो हमेशा बदल रहे हैं लेकिन पॉजिटिव है। थ्रेट्स क्या है, वो निगेटिव है। ठीक है, अब आपको थ्रेट्स से बचना है, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना है, सिंपल। ठीक है, a proper environmental understanding and awareness can help business managers to recognize various threats। अगर आप प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ रहे हैं, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है, ठीक है, और अवेयरनेस है, तो आप जो बिजनेस मैनेजर है वो उन थ्रेट्स को समय पे देख के,
ठीक है, उनको वार्निंग सिग्नल समझ के अपने बिजनेस को उससे बचा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट। सर ये इन्वायरमेंट बारिश लाता है, धूप लाता है, ये इन्वायरमेंट सर्दी लाता है, ये इन्वायरमेंट रिसोर्सेज भी तो दे रहा है। पानी कहां से आ रहा है? ये इन्वायरमेंट नहीं दे रहा। जमीन मिट्टी कहां से आ रही है जहां पे फसल उग रही है? इन्वायरमेंट नहीं दे रहा। खाना कहां से खा रहे हैं भाई? रोटी दाल चावल कहां से आ रहा है? आटा कहां से आ रहा है? गेहूं कहां से आ रहा है? इसी इन्वायरमेंट से तो आ रहा है, इसी इन्वायरमेंट की बदौलत ही तो आ रहा है बेटा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंसान को उसका इन्वायरमेंट ही सब कुछ दे रहा है, इन्वायरमेंट नहीं तो हम इंसान भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही एक बिजनेस को भी इन्वायरमेंट ही तो सब कुछ देगा भैया। अब चाहे आप देखें किसी भी रिसोर्स की बात हो, रॉ मटेरियल की बात हो, ठीक है, या किसी भी चीज की बात हो, ठीक है, लेबर की बात हो, वाटर की बात हो, मशीन की बात हो, पैसों की बात है, कहां से आ रहा है? वो तो बिजनेस इन्वायरमेंट से ही आ रहा है ना। तो बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। Business managers must design the policies that allow the enterprise to get the resources so that they can convert them into output that the consumer desires। क्या मतलब हुआ सर इसका? बताता हूं। देखो, बिजनेस मैनेजर्स को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे एंटरप्राइज बिजनेस इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को निकाल सके। एक पार्ट तो ये हो गया कि बिजनेस मैनेजर्स को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे इस इन्वायरमेंट से मैक्सिमम रिसोर्सेज हमको मिल जाए। इन रिसोर्सेज को यूज करके क्या करेंगे? ये रिसोर्सेज इनपुट होंगे और हम इनसे आउटपुट निकालेंगे, है ना। और आउटपुट कैसा होगा? जो कंज्यूमर को चाहिए होगा। और जब कंज्यूमर को जो चाहिए वो हम बनाएंगे तो हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट में है। भाई कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है, बिजनेस इन्वायरमेंट से मिल रहा है, रुई कॉटन। लेकिन उस कॉटन का अपन शर्ट बनाएंगे जैसा कस्टमर को चाहिए। प्रिंटेड शर्ट चाहिए, अपन प्रिंटेड बनाएंगे। उससे क्या होगा? कस्टमर खरीदेगा, पैसा देगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट, बेटा इतनी तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप सही तरीके से समझते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, तो आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। द बिजनेस इन्वायरमेंट शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिमेन अपडेटेड। अगर आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, मैं इसको दोबारा अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली इन ऑर्डर टू रिमेन अपडेटेड। अगर आपको अपडेटेड रहना है, अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो यू शुड गेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, यू शुड गेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट रेगुलरली। आप रेगुलरली इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या चल रहा है। और जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बदलते हुए चेंजेस से कोप कर पाएंगे। ये देखिए लिखा है ना, कोपिंग। कोपिंग का मतलब क्या होता है? डीलिंग विद रैपिड चेंजेस। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कोप नहीं कर पाओगे, फिर फंस जाओगे, लॉस होगा। समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे, फायदा ही फायदा। द बिजनेस इन्वायरमेंट enables a business to cope up with the changes in the external environment and make relevant changes in their external environment। सिंपल है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझो, बिजनेस के अंदर चेंज करो, डिसीजन मेकिंग फास्ट करो, ठीक है। फैसला लेने में बिजनेस के लिए देर मत लगाओ। और प्रोसीजरल डिले अगर तुम बिजनेस में कर रहे हो, यानी कि किसी प्रोसीजर में फंस के डिसीजन देरी में ले रहे हो, तुरंत खत्म करो, है ना। तुरंत डिसीजन लेना सीखो अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। बहुत शानदार। चलिए आते हैं बेटा, हेल्प इन बेटर रेप्यूटेशन और बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप एप्पल को याद रखते हो, आप सैमसंग को याद रखते हो, आप बात करते हैं रेडमी को याद करते हो, ओप्पो को याद करते हो, वीवो को याद करते हो, नोकिया को याद करता है कोई? नोकिया को याद करते हो क्या? नहीं। सर क्यों नहीं करते हो? नोकिया को इसलिए आप याद नहीं करते हो बेटा क्योंकि नोकिया एक फेल्योर बिजनेस रहा। वो उनके वही फोन जो मजबूत टिकाऊ आते थे, सस्ते मजबूत टिकाऊ, लोग उन्हीं को चलाते थे। जब से टच फोन मार्केट्स में आना शुरू हुए, नोकिया वैनिशेस, नोकिया खत्म है, नोकिया खत्म हो गई। बाकी कॉम्पिटिटर्स फर्म में आके मार्केट को कैप्चर किया और अब लोग टच फोन ले रहे हैं, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, पोको, मोटो, इन सब कंपनीज के। नोकिया को कोई याद नहीं करना। सिंपल है बेटा, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हो, अगर अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते रहते हो, फीचर्स इंप्रूव करते रहते हो, परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हो, तो ही लोग आपके आइटम्स को खरीदेंगे, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। समझ गए ना? सिंपल है बेटा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है बेटा कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझो और रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, इंश्योर करो कि उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट जब अपने गोल्स को, बिजनेस इन्वायरमेंट विल, एंटरप्राइज विल श्योरली अचीव इट्स गोल स्मूथली एंड कंसिस्टेंटली। सिंपल यही लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट की जगह यहाँ पे एंटरप्राइज होगा। बिजनेस
एंटरप्राइज जब श्योरली अपने गोल्स स्मूथली अचीव करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंटली अचीव करते जाएंगे, तो लोगों के अंदर भी ये फीलिंग आएगी, ठीक है, इट क्रिएट्स अ फीलिंग अमंग द पीपल दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज सेंसिटिव टू इट्स एनवायरमेंट एंड एज अ रिजल्ट द रेपुटेशन गेट इनहेंस्ड। सिंपल है, जैसे मैंने आपको नोकिया का एग्जांपल दिया कि जब आप कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते जाओगे, कंटिन्यूअसली अपने परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाते जाओगे, तो लोगों के अंदर भी आपकी रेपुटेशन बढ़िया बनेगी और लोग भी आपसे सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लास्ट पॉइंट इज हेल्प इन कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। सिंपल है, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के काम करोगे तो आपको एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैनेजर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहेंगे। एक बात समझ लीजिए बेटा, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। एक बिजनेसमैन जो बहुत पैसे भी छाप रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी कभी भी डूब सकता है, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा था कि नोकिया को ऐसा झटका लगेगा, बट लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि आप किसी और भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो कि टाटा नैनो फेल हो जाएगी, टाटा नैनो मार्केट में नहीं चलेगी, बट हो गई, ठीक है। तो रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इंस्टेंट ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव, ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स का बढ़ जाना, डिमांडिंग कस्टमर्स का ज्यादा डिमांडिंग हो जाना, ब्रांड लॉयल्टी कम हो जाना। अब कोई भी एक ब्रांड का सामान नहीं खरीदना चाहता, सब लोग सारे ब्रांड ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। बिजनेस का फ्यूचर इन्वायरमेंट, ये सब कुछ क्लोजली रिलेटेड है कि भैया एक बिजनेस में क्या चल रहा है। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहो ताकि आप सूटेबल वेज ऑफ एक्शन निकालते रहो। और जब आप इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को ढालते हो, उसको चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत कुछ सीखते हो एज अ बिजनेसमैन, राइट। तो ये हो जाती है पूरी की पूरी कहानी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इंपॉर्टेंस। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स पढ़ने हैं, दैट्स ऑल, है ना। इस चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं। अगर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की बात करूं तो दो तरीके के फैक्टर्स सामने निकल के आते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। उसके अंदर दो इन्वायरमेंट है, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो में आता है ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट्स, स्पेसिफिक फोर्सेस जो किसी एक फर्म को अफेक्ट करते हो। और मैक्रो में आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल, कल्चरल और डेमोग्राफिक, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं हम लोग कि मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। फिलहाल अपन बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट के सभी फैक्टर्स की। देखिए सिंपल है बेटा, ठीक है। मेरे घर के बारिश हो रही है ना, मेरे घर के बाहर हो रही है। बाहर क्या हो रहा है वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, आउटसाइड द कंट्रोल। लेकिन मेरे घर में क्या हो रहा है ये तो मेरे कंट्रोल के अंदर है ना। मेरे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, विद इन द बिजनेस, विद इन द कंट्रोल, ये तो मेरे हाथ में है कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है। तो किसी भी बिजनेस का वैल्यू सिस्टम, यानी कि वो बिजनेस किन वैल्यूज पे चल रहा है, क्या आदर्श लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्या मिशन है, हम 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, क्या अचीव क्या करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर फंक्शनल है, डिविजनल है, मैं प्रोडक्ट के हिसाब से लोगों को बांट रहा हूं, काम बांट रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से लोगों को बांट रहा हूं, काम बांट रहा हूं, इन सब चीजों का फर्क भी पड़ता है। मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो कैसे हैं, वो मेहनती हैं, कामचोर हैं, हर काम से बचना चाहते हैं, चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं कि नहीं है। ये सारे भी सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। लेबर यूनियन हमको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरे बिजनेस के पास फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं, मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हैं कि नहीं है, एसेट्स मेरे पास हैं कि नहीं है। पता चला बिजनेस शुरू कर लिया है, जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, सब कुछ हो गया, मशीन नहीं है काम करने के लिए, क्या फायदा। और लास्ट में मेरे बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कितनी है, मैं अपने बिजनेस में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन कर रहा हूं, राइट बच्चा, ठीक है। अब एक और डायग्राम देखते हैं बेटा। एक तो आपकी ये फर्म है जो आपको यहां पे नजर आ रही है,
राइट। फर्म के अगल बगल जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हैं माइक्रो फैक्टर्स, यानी कि सबसे पहले किसी फर्म को यही सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और फर्म के जो चारों ओर आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कल्चरल, यानी कि मैक्रो, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, गवर्नमेंटल या फिर लीगल। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। पिंक वाला जो है ना, ये माइक्रो इन्वायरमेंट है, सबसे पहले एक बिजनेस को यही अफेक्ट करते हैं। और जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैक्रो इन्वायरमेंट के हिस्से हैं, ये बाद में करते हैं, पहले यही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बेटा बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें आते हैं कल्चर, मेंबर्स, इवेंट्स, ठीक है, फैक्टर्स, ये सारी चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है ऐसे फैक्टर्स में। ठीक है, जैसे कि सबसे ज्यादा खास क्या है पता है, कि वहां के लोग कैसे हैं। जैसे बेटा अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूं ना, मैं कितना मेहनती हूं, पता चला मैं ही काम से बच रहा हूं, मैं कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता, मैं तो कुछ चेंजेस करना ही नहीं चाहता, मैं कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो मुझसे मतलब ही नहीं है, मैं अपने से अपने मैनेजर्स की, अपनी सुपरवाइजर्स की, अपने जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है, लोअर लेवल में है, टॉप लेवल में, उनकी बात नहीं सुन रहा। बहुत जरूरी होता है एक ह्यूमन रिसोर्स का बिहेवियर, कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो कैसा है। अगर जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, वो एक इंसान के अंदर ऐसा हो रहा है कि भैया वो बात नहीं सुन रहा, कर नहीं रहा, सीख नहीं रहा, तो फिर दिक्कत है। और इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। एक ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से बात को समझे, सही तरीके से प्रॉब्लम को फेस करे, सही तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले, मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करे, ये बहुत जरूरी है ना। और बेटा ये सारे के सारे फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल के अंदर ही होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव क्या करना चाहते हैं, मैनेजर्स का क्या एटीट्यूड है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज, द मैनेजर्स आर overlooking them or taking care of the problems of employees and trying to remove the hindrances in production process or not, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की क्या पॉलिसी है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या पॉलिसी, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस निकाल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल है, डिविजनल है, ठीक है, इससे फर्क पड़ता है। सर ये फंक्शनल डिविजनल क्या होता है, बेटा ये मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। ये जो पार्ट है ना फंक्शनल डिविजनल, ये आपको ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया मेरी पूरी वन शॉट की प्लेलिस्ट को लगातार देखते रहो। वन शॉट की जो प्लेलिस्ट है ना, देखते रहो, सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच आई एम एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मेरे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, मेरे प्रोडक्शन मेथड्स कैसे हैं, क्या मैं मशीन से काम निकलवा रहा हूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूं, या मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूं, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। मैनेजमेंट के पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे कामों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना कंपनी के, वो अपना कितना एक्सपीरियंस बिजनेस में डाल रहे हैं, अपना कितना टाइम बिजनेस में डाल रहे हैं, अपना कितना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज डाल रहे हैं बिजनेस में, उससे भी फर्क पड़ता है। चलिए नाउ वी आर मूविंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और बच्चों अब हम लोग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चालू होने वाला है। तो क्या करेंगे, एक बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप लोग यहां से लेकर यहां तक रीड करेंगे, है ना, और फिर आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बेटा हम हर इन्वायरमेंट को डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, है ना, और इससे हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। कि जब आप ये वन शॉट देख के निकलोगे ना, तो और एक बार अपनी तरफ से भी एक बार रिवाइज कर लोगे, एनसीईआरटी रीडिंग कर लोगे, तो आप बेटा हर क्वेश्चन को बना पाओगे, दैट इज माय गारंटी टू यू, राइट। चलिए तो एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर लेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड कर लेंगे।
चलिए बच्चा पार्टी, आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत रीडिंग जरूर की होगी। देखिए, एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द आउटसाइड फोर्सेस। मैंने आपको क्या बताया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सारे के सारे आउटसाइड फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसेस दैट इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई चीज मेरे बिजनेस के बाहर है, मेरे बिजनेस का तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, उससे या तो बच सकता हूं और या तो कुछ ऐसा कर सकता हूं कि उस बदलते हुए एनवायरनमेंट का फायदा उठा लूं, बहती गंगा में हाथ धुल लूं। तो मैं या तो एक्ट कर सकता हूं या तो रिएक्ट कर सकता हूं, ताकि मेरा फ्लो ऑफ ऑपरेशन सही तरीके से चलता रहे, टू कीप अप इट्स फ्लो ऑफ ऑपरेशन। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टाइप्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में ब्रोक या ब्रेक किया जा सकता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, ये सारे माइक्रो में आते हैं। चलिए, वी आर मूविंग टू द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये भी वही चार्ट है एक्सप्लेनिंग द सेम, कि भैया मैक्रो इन्वायरमेंट में कितने अलग अलग फैक्टर्स हैं, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक एक फैक्टर को सही तरीके से समझेंगे, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो क्लास 12th की हो बात, चाहे वो CUET की हो बात, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इन फैक्टर्स से ही आपको मेजर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जब मैं क्लास 12th की बात करता हूं ना, तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी, वो है सर केस स्टडीज के बारे में बताइए। सर केस स्टडी के बारे में, तो बेटा देखो, जो केस स्टडीज है ना, वो कैसे सॉल्व होती हैं। केस स्टडी सॉल्व होती है बेटर अंडरस्टैंडिंग से, कंसेप्चुअल नॉलेज से, एंड सबसे बड़ी चीज है कीवर्ड से। तो भाई 3 तरीके हैं केस स्टडी को सही तरीके से सॉल्व करने के। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, आपकी टॉपिक पे क्या समझ है, कितना आप टॉपिक को समझ रहे हो, इसकी मदद से आप क्वेश्चन को पहचान लोगे कि क्वेश्चन है किस चैप्टर से। उसके बाद आपके जो कीवर्ड्स हैं, वो आप कितना ज्यादा लेके चल रहे हो अपने साथ में, ठीक है। रिवीजन का आप अपने कंसेप्ट का रिवीजन कितना कर रहे हो, तो वो सारी चीजें भी यहां पे मैटर करती है कि कंसेप्ट को कितने सही तरीके से आप समझ रहे हो। जब ये तीनों चीजें बनती है ना बेटा, तब जाके केस स्टडी सॉल्व होती है। अब केस स्टडी जब ऐसे फैक्टर से आती है, तो तीनों चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। जो कीवर्ड्स आपको बताऊंगा वो भी, जो ये कंसेप्ट है वो भी, और अंडरस्टैंडिंग होना उस टॉपिक की, ताकि आप क्वेश्चन को पहचान के बता सकें कि किस चैप्टर, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि केस स्टडी को लिखने से पहले केस स्टडी को पहचानना जरूरी होता है, ठीक है। पहले आप लिखोगे तो बाद में, पहले आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि ये किस चैप्टर से है, और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद जब आप याद कर लोगे, तब आप राइटिंग करना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो ये है तरीका बेटा, पहले पहचानना है, उसके बाद लिखना है। समझ गए बात को? चलो, तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इतना बड़ा टॉपिक है ना, कि इसको एक लाइन में समझाया जाए तो यही समझा सकता हूं कि तुमने इकोनॉमिक्स में जितनी चीजें पढ़ी है ना, क्लास 11 क्लास 12 में, सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर। एग्जांपल, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कुछ चीजें यहां भी हैं तो मैं भी वो लिखते जाता हूं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी की बात हुई तो फिजिकल पॉलिसी को कैसे छोड़ सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। प्राइस लेवल एटसेट्रा, सम इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस फर्म्स। इसके अलावा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जीडीपी, कंट्री की जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितना है, डोमेस्टिक इनकम कितनी है हमारी कंट्री की, साथ ही साथ प्राइस लेवल चेंजेस मैंने आपको बता दिए, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज भी यहां पे आ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहां पे आ जाएगा। तो ये सारे जितने भी भैया फैक्टर्स है ना, जो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर, जो आपने चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी, सब्सिडी, टैक्सेस, जितनी भी चीजें हैं, वो आपकी यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। जो हमारे देश की इकोनॉमी है ना, तो जो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जो पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है पूरे देश में, जो अलग अलग टर्म्स हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में पहचानना पड़े, तो इन कीवर्ड्स की मदद लीजिएगा और पहचान लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, दैट इज
सोशल इन्वायरमेंट। देखो बेटा, हमारे सोशल यानी कि समाज, यानी कि समुदाय, यानी कि सामाजिक चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, सोशल का मतलब क्या है, समाज की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है, समाज या सोसाइटी की बात हो रही है। तो सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि, है ना, देयर आर वेरियस सोशल फोर्सेस, जैसे कि बेटा कस्टम्स। एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां पे कस्टम्स कहते हैं, कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, मान्यताएं कैसी हैं, बिलीफ्स यानी कि आपकी सोसाइटी किन चीजों पे भरोसा करते हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसा है आपके समाज में। एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, वहां पे पढ़ाई लिखाई का स्तर, लिटरेसी रेट थोड़ा कम है। केरला वगैरह में आप चले जाएंगे तो काफी अच्छा लिटरेसी रेट है, ठीक है। एजुकेशनल लेवल, आपके जो बच्चे हैं प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पा रहे नहीं पा रहे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि आपका लाइफस्टाइल, और साथ ही साथ आपके उसूल, आपके आदर्श, मैनर्स, संस्कार, वैल्यूज, वो यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। इसके अलावा जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है वो है बेटा सोशल मीडिया या उसके ट्रेंड्स, ठीक है भैया, ट्रेंड्स आजकल बहुत चल रहे हैं। इसी ट्रेंड में एक और ट्रेंड, जब आप ट्रेंड की बात करते हो तो आजकल एक ट्रेंड बड़ा फेमस है, और वो है हेल्थ का ट्रेंड, ठीक है, हेल्दी रहने का ट्रेंड। और हेल्दी रहने की ट्रेंड की वजह से आप देखोगे कि लोगों के अंदर हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, जो कि मैं खराब नहीं, मैं तो बहुत अच्छी बात कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। लोग मिनरल वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग डाइट कोक की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों ने टोबैको वगैरह की डिमांड काफी कम कर दी है, फैटी फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी कम कर दी है। और आपने देखा होगा बेटा, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको ये कह रहे हैं कि भाई नॉनवेज खाना सही नहीं है, या आप ऐसा समझो कि भाई कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि जिम जाओ, सप्लीमेंट मत लो, नेचुरल डाइट लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बिल्डअप करते हैं, और उस ट्रेंड के पीछे हमारे जो लोग हैं वो रहते हैं। तो ये ट्रेंड्स भी सोशल मीडिया पे, ये सोशल इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे कि बेटा आप जानते हो कि सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कौन है वो, अंकित बहनपुरिया का नाम आप सबने सुना होगा। राम राम भाई सारिया ने, आज हम सुबह उठे, हमने पिया बादाम का शेक, फिर हम चले गए खेतों में, फिर हमने मारी दंड, 100 लगाए पुशअप, कूदी रस्सियां, फिर हम घर आ गए, नहा धो के चले गए। तो जो व्लॉग देख रहे हैं ना, 75 डेज चैलेंज, बहुत से लोगों ने 75 डेज चैलेंज लिया देख देख के, ठीक है ना। तो वो ट्रेंड एक फॉलो होता है बेटा, वो भी इसी समाज से ही निकल के आ रहा है, वो भी इसी सोसाइटी से ही निकल के आ रहा है। जो फैशन है, जो फैशन लोग पकड़ रहे हैं, जो फैशन लोग करना चाहते हैं, वो भी इसी समाज से निकल के आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, जादू नहीं ला रहा उसको, कोई मिल गया का। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे। जब मैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करता हूं, सबसे पहले यहां पे जो चीज आती है वो आती है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, नए नए तरीके बिजनेस में क्या आ रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। एक बिजनेसमैन को नए नए तरीकों को क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे आप इंडस्ट्री में होने वाले किसी भी चेंजेस से वाकिफ रहेंगे, कंपटीशन को फेस करते रहेंगे, और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते रहेंगे। जैसे बेटा अगर आप टेक्नोलॉजी की, टेक की बात करते हो ना, तो भैया फिनटेक, अगर आप टेक की बात करते हो तो फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी है, ठीक है, जैसे भारत पे, ठीक है, इन्होंने पेमेंट को, फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, ठीक है। अगर आप एडटेक सेक्टर की बात करते हो, एडटेक यानी कि भाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई, अड्डा 24/7, ठीक है, जहां पे आप अभी हैं, ठीक है ना। तो इस कंपनी ने क्या किया बेटा, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, राइट। तो क्या ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल है। इस कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इस कंपनी का मेन एक पार्ट है, ठीक है। तो वो वाली चीज यहां पे हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लोग अब चश्मे भी लेंस कार्ड से बनवा रहे हैं, अपनी फोटो अपलोड करते हैं, आप चश्मे अपनी फोटो पे देख सकते हो। तो टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं बात हो रही है। अब आजकल जैसे बेटा लोग ट्रेन की टिकट्स ऑनलाइन बुक करने लगे हैं, इंटरनेट वगैरह पे बुक करने लगे हैं, डिजिटल वॉचेस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। लोग डिजिटल वॉच पहनने लगे हैं, एनालॉग वॉचेस को लोगों ने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। लोग ट्रेडिशनल कॉटन की चीजों को छोड़ के, या आप कह सकते हो सिल्क फैब्रिक को छोड़ के, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स पे लोग जा रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कंसेप्ट, समझ गए ना, टेक्नोलॉजी जो बदल रही है यार आजकल दिन प्रतिदिन, उसको पकड़ने की बात यहाँ पे हो रही है। अगर आप बात करते हो कि क्या कीवर्ड्स यहाँ पे आएंगे, तो देखो बेटा, अगर आपके क्वेश्चंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपके क्वेश्चंस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में कुछ अच्छा करना, ऐसा कुछ आ रहा है, अगर आपके उसमें
इंटरनेट की बात आ रही है क्वेश्चन में, अगर आपके बिजनेस में अगर आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कहीं पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, या आप कह लो कहीं पे कंप्यूटर्स की बात हो रही है, ठीक है, ऐसी कोई भी बात हो रही है जहां पे टेक्नोलॉजी आ जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाता है ना। फोर्थ जो हमारा इन्वायरमेंट है बेटा वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको नहीं जुड़ना है। यहां पे क्या बात हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, जो पावर में है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। वो जो पार्टी सत्ता में है, जो पावर में है ना, वो वैसे क्या कर रही है, चलो ठीक है, उसका कोई यहां पे कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है बिजनेस के प्रति, वो सोचते क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रति, बिजनेस को कितना बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो जब बदलती हैं बेटा तो बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है। जैसे जब नई सरकारें आती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, ठीक है, ऐसी चीजें लेके आती हैं। पुरानी सरकारें भी क्या करती, कभी कभी नई सरकारें कभी कभी ये भी कर देती हैं, पुरानी सरकार के जो स्कीम्स हैं उनको खत्म कर दिया, ठीक है। बिजनेस को मिलने वाली कोई सब्सिडी है खत्म कर दिया, या ले आए खत्म कर दिया, दोनों ही पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर ही। अब इसका इफेक्ट क्या होगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिजनेस करने का, ठीक है। चाहे वो इंडियन बिजनेसमैन हो, चाहे वो फॉरेनर हो जो इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो फॉरेन की कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो इंडिया का कोई बिजनेस हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उससे कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पे भी अनसर्टेनिटी पड़ेगी। सिंपल है बेटा, जो आपका ये कीवर्ड है, ऐसी कोई बात अगर आपको नजर आती है कि पॉलिटिकल पार्टी का एटीट्यूड क्या है बिजनेस के प्रति, तो वो आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। एंड बचा पार्टी लास्ट में हम बात करेंगे, हाँ ये भी आप कीवर्ड देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी की फॉरेन पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, प्रजातंत्र का, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसका नेचर, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक विचारधारा, फिलॉसफी का मतलब समझते हैं, विचारधारा जो है बिजनेस के प्रति, उसकी यहां पे बात हो रही है। ये 5-6 आपके कीवर्ड्स। अगर ऐसा कुछ भी आपको नजर आता है क्वेश्चन में तो समझ जाइएगा कि वहां पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बातें हो रही हैं। लास्ट एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लीगल इन्वायरमेंट। समझ गए? तो भैया देखो, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर वो कानून आते हैं, वो लॉ आते हैं, वो लेजिस्लेशंस आते हैं, ठीक है, जो कि पास किए जाते हैं किसके द्वारा? कोई कानून, कोई लेजिस्लेशन, कोई भी ऑर्डर पास किया जाए किसी सरकार के द्वारा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के द्वारा, यानी कि जिला प्रशासन, प्रशासन समझते ना, प्रशासन, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट जिला, ठीक है, किसी भी प्रशासनिक दफ्तर से कोई ऑर्डर आ रहा है, किसी भी कोर्ट का कोई जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, साथ ही साथ किसी भी हमारे देश में कमीशन का ऑर्डर या किसी एजेंसी का ऑर्डर, कमीशन बोले तो मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन, उसका ऑर्डर, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके कोई नियम प्रावधान है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके कोई लीगल प्रावधान है ना, या यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटीज को मैनेज करते हैं, उनके कोई नियम प्रावधान, वो आपको देखने पड़ेंगे, वो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसको आप वो नहीं कर सकते, मतलब काट नहीं सकते, वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूं बेटा आपको, सिगरेट के पैकेट पे ये लिखना कि टोबैको कॉजेस कैंसर जरूरी है, ठीक है, ये देखिए सिगरेट के पैकेट पे ये लिखना कि टोबैको कॉजेस कैंसर या तंबाकू से जानलेवा कर्क रोग होता है, लिखना जरूरी है। टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट बैन है, जैसे कि अगर आप लिकर का, शराब का अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो यू कैन नॉट डू एडवर्टीजमेंट, आप नहीं कर सकते। आप टोबैको के प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है।
हाँ, सरोगेट एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट करना है कर सकते हो। जैसे बेटा आप लोगों ने जो विमल पान मसाले का ऐड देखा है टीवी पे, जुमा केसरी, वो बेसिकली टोबैको का ऐड नहीं है, वो है इलायची का ऐड। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे वहां पे इलायची का ऐड है। इनडायरेक्टली वो उसको प्रमोट कर रहे होंगे, वो आई डोंट नो, बट कर वो इलायची का ऐड रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रमोट करना चाहो किसी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट को या टोबैको के प्रोडक्ट्स को, तो आप नहीं कर सकते हो। तो बेटा ये होता है आपका लीगल इन्वॉल्वमेंट। बेसिकली किसी भी सरकार का ऑर्डर, किसी भी कोर्ट का ऑर्डर, किसी भी कमीशन का ऑर्डर, किसी भी एजेंसी का ऑर्डर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी का ऑर्डर, ये 5-6 लोग अगर ऑर्डर देते हैं तो वो लीगल इन्वॉल्वमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे आपके बिजनेस को अगर मना कर दिया कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। ठीक है, आपने मूवीज में देखा होगा जब कोई हीरो है और वो जब सिगरेट पी रहा होता है ना, तो फिर वहां मूवी में साइड में क्या लिख के आता है, लिख के आता है ना कि टोबैको किल्स, या तंबाकू का सेवन जानलेवा है। ठीक है, ऐसी चीजें लिख के आती हैं, इन्हें हम स्टैटरी वार्निंग्स कहते हैं। राइट बच्चा पार्टी, तो ये सारी आपकी चीजें हो जाती हैं। एंड एक बार देख लेते हैं कि यार आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली हैं। देखो, अगर हम शुरू से देखते हैं तो हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा। हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने फीचर्स हैं, चाहे वो इंटर रिलेटेडनेस हो, डायनेमिक नेचर हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, अनसर्टेनिटी हो, रिलेटिविटी हो, समझा। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसके साथ साथ यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करना, रैपिड चेंजेस को कोप करना, अर्ली वार्निंग सिग्नल को समझना, ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग और परफॉर्मेंस देखना, रेप्यूटेशन बढ़ाना, ये सब समझा। फिर हम लोग फैक्टर्स पे आए, हम लोगों ने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझा। फिर हम लोगों ने इंटरनल को बड़ी डिटेल में देखा, एक्सटर्नल को बड़ी डिटेल में देखा। एंड बेटा नाउ दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। ठीक है, इस चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं जो मेन है। एंड अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी चाह रहे हो ना कि यार देखो, गर्मी की छुट्टी मेरी निकल चुकी है, मई का महीना मेरा निकल चुका है, मैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाके अपने हजारों रुपए फूकूं, इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, सीयूटी और क्लास 12 की तैयारी एक साथ कर लूं, विद द मटेरियल्स, विद द टीचर्स एंड विद द सीनियर्स एंड मेंटोर्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें बचा पार्टी, आप लोगों को ये समझना होगा कि आपके लिए आज की डेट पे क्या जरूरी है, आपके लिए आज की डेट पे ना क्या बेस्ट है। आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई टिफिन नहीं पैक करना है, कपड़ों की नहीं चिंता करनी है कि यार मैं ना क्या पहन के आज कोचिंग जाऊंगा, इसकी टेंशन नहीं करनी है। घर पे बैठ के कंफर्टेबल टाइमिंग्स पे, कंफर्टेबल क्लोथ्स में आप बैठ के पढ़ सकते हो। और कहीं ना कहीं ये वही टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और उसका फायदा आपको मॉनेटरी टर्म्स में भी होगा। और पढ़ाई तो अच्छी हो ही रही है। ठीक है, मटेरियल्स आपको सारे मिल ही रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह अनलिमिटेड है, आपको मजा आ जाएगी लगाने में, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, खुद टीचर्स ने उसको देखा है, उसको समझा है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि द सीयूटी महापैक इज बेस्ट फॉर यू, बट नाउ यू हैव टू टेक डिसीजंस कि आप बैचेस में एनरोल करके पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो या अभी और टाइम वेस्ट करने का इरादा बना लिया है। ठीक है, तो वही चीज है कि यार क्लास 12th में तो बेहतरीन करना ही है, सीयूटी में भी बढ़िया करना है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज के लिए बेहतरीन मतलब जगह आपको इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा करना होगा। एंड मैं हमेशा इन बैचेस को हमेशा इन्वेस्टमेंट कहता हूं, कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं कहता कि भैया आपने खर्चा करना है, मैं तो कहता हूं आपने निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, रिटर्न मिलेगा आपके रिजल्ट्स में। राइट, तो बच्चा पार्टी चलिए एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है और अड्डा 24/7 टाइप करना है। और आप सबसे पहले तो क्या करिए, गूगल छोड़िए, वो तो यहाँ मेरे पीछे है, आप सिंपल बताता हूँ आपको, अड्डा 24/7 की प्ले स्टोर से एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी एप्लीकेशन का मिल रहा है। ठीक है, और उसी एप्लीकेशन पे इस वन शॉट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो सारी चीजें हैं। अभी देखो यहाँ पे जाते हो ना, तो ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, सीयूटी यूजी पे जाओ, सीयूटी कॉमर्स पे जाओ। जैसे ही पहुंचोगे यहाँ पे नया बैच दिख रहा है, समर्थ 2.0 बैच में देख सकते हो 300 घंटे से भी ज्यादा ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 205 टेस्ट सीरीज, 71 से ज्यादा ई बुक, 70 से ज्यादा 8 किताबें, 12 महीने की वैलिडिटी। ठीक है, हर टीचर का लेक्चर प्लान, हर टीचर के डेमो आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख रही हैं। सर किसकी किसकी तैयारी हो रही है, सीयूटी और क्लास 12 दोनों की। ठीक है, ओके। अभी हाँ एक बात और कि बेटा आप इसको जो है एनरोलमेंट करिए। आप जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे Y769 कूपन कोड डालना है, अप्लाई करना, और आप देखोगे कि बेटा इस बैच की जो प्राइसिंग है वो आपके लिए कम हो जाएगी और 9959 का आपको ये बैच नजर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, महापैक में एनरोलमेंट कर सकते हैं। महापैक का फायदा ये मिल जाएगा कि आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, एक मिनट रुको, ये देखो
ये आ जाते हैं भैया कॉमर्स डोमेन के महापैक पे। ये दिख रहा है प्रिंटेड किताबों के साथ वाला, ये प्रिंटेड किताबों के साथ वाला महापैक है। सीयूटी एग्जाम में भैया 100% लाने का वन स्टॉप सॉल्यूशन। बाय नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड एंटर करिए, एंटर करते ही एंटर करना है Y769, अप्लाई करेंगे और ये देखिए 14,940 रुपए का, लगभग 4,000 रुपए आपको ज्यादा पे करने हैं एंड आपके पास सारे ही बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। आई गेस बच्चा पार्टी आप समझ गए हो कि क्या चीजें आपको करनी है, कहां से पढ़ाई को शुरू करना है ना। और ये वन शॉट कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर देना कि वन शॉट्स कैसे लग रहे हैं, और कुछ और भी तुम्हारी डिमांड्स हो इन वन शॉट्स के अलावा तो प्लीज कमेंट करके बताइए। सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिए, पहुंचाइए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और सारे दोस्त यार मिलके पढ़ सकें, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर बिजनेस स्टडीज। बाय बाय।